और हम जो इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं वो हम ना तो ओपीसी के बारे में बात कर रहे हैं ना प्राइवेट की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जो मार्केट से पब्लिक से पैसा उठा सकती है, ठीक है। पब्लिक से पैसा उठाने के लिए इसको करना क्या होता है, जब इसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद ये लोग प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट की तरह होती है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कंपनी की, कि कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी कितना पैसा कमाती है या कितना पैसा देगी कमा करके सामने वाले को, ठीक है, या फिर इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, मैनेजर्स कौन हैं, कौन कौन से फील्ड में काम करती है, सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि जो है लोग पढ़ें और उसको अट्रैक्ट हों, ताकि कंपनी में पैसा लगाएं लोग, ठीक है। तो जब प्राइमरी पहली बार जब इशू किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस जारी करा जाता है। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी या तो पब्लिक से पूरा का पूरा पैसा एक बार में उठा ले या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में उठाए। अगर मान के चलिए कोई कंपनी है, एक कंपनी मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी, और ये कंपनी, इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की। तो पहले तो आप ये समझ लो कि कंपनी जब इस्टेब्लिश हो रही होती है तो उस समय पे एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है जिसका नाम होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको ये लिखा जाता है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में आप कितना कैपिटल उठा सकते हो मार्केट से। अगर आपने वहां पे लिखा है 2 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के स्टार्ट होते ही आपने 1 लाख रुपए उठा लिए मार्केट से, अब 1 लाख रुपए और उठा पाओगे। उसके बाद आप फर्दर कभी जिंदगी में पूरी लाइफ टाइम में कभी पब्लिक से पैसा नहीं मांग पाओगे। तो जनरली कंपनी क्या करती है कि इस वजह से ऑथराइज्ड कैपिटल को जो मेमोरेंडम में जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट डलवाती है। तो पहले तो ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है तो उससे वो हमारे किसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ ये है कि कंपनी कितना उठा सकती है। जनरल एंट्री तो उसकी करनी पड़ेगी ना जितना पैसा उठाएगी कंपनी। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ऑथराइज जितनी भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर इसको 1 लाख रुपए चाहिए था तो 1 लाख रुपए किस तरीके से मांग सकती है। तो क्या होता है कि कंपनी जो है उसको एक शेयर में कन्वर्ट कर देती है। अब 1 लाख रुपए किसी से डायरेक्ट मांगने के लिए जाएगी, ठीक है, तो कहेगा भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए, ये ले लो। इन्वेस्टर तो छोटे से छोटा आदमी हो सकता है और बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ाने के लिए और पैसा बहुत बड़ी मात्रा में लेने के लिए, मैं तो 1 लाख रुपए बता रहा हूँ, यहाँ पे 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उतना पैसा किसी एक व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकता। तो क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। छोटे टुकड़े में किस तरीके से, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि 10,000 के नोट, 10,000 नोट @10, हर नोट 10 रुपए का एक होगा, ठीक है। एक क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे इस तरीके का कुछ पेपर का, ठीक है। उस पेपर के ऊपर कंपनी की डिटेल रहेगी, ठीक है, कंपनी के जो शेयर हैं वो शेयर के बारे में लिखा रहेगा, इन्फॉर्मेशन कुछ तरीके का, और ये जो है कंपनी बना देगी। और ऐसे ऐसे कितने पीस बनाएगी, 10,000 पीस बनाएगी, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को फिजा कह रही है कि मेरे को सिर्फ मेरे पास 20 रुपये हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप 20 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो मेरी कंपनी के अंदर, आपको 2 शेयर देता हूँ मैं। तो मैंने उसमें से 2 नोट निकाले और फिजा को दे दिए, ठीक है, उन्होंने मेरे को 20 रुपये दे दिए। समझ में आई बात। और ऐसे करते करते किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 150, किसी ने 200, जितने शेयर जिसने खरीदे उसके हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करके मैं उनसे पैसे लेता गया, ठीक है। और फाइनली मेरे पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये मेरे पास टोटल आ जाएगा। समझ में ये बात, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति के पास जाता कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दो तो मिलना बड़ा मुश्किल होता, पर अब जो मैंने छोटे छोटे इन्वेस्टर से बात कर ली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कैसे लगा देगा, उसको रिस्क है, वो सोचेगा अगर डूबा तो पूरा पूरा पैसा डूब जाएगा। पर अभी ऐसे में क्या हुआ, फिजा को सिर्फ 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। आई बात समझ में। नंबर ऑफ शेयर बांटने की वजह से क्या फायदा हो रहा है कि रिस्क जो है वो रिस्क जो है वो कम हो गया, ठीक है ना। अब रिस्क कम हो, रिस्क डिवाइड हो गया है, ठीक है। जब डिविडेंड मिलेगा तो आपको 20 रुपए भी डिविडेंड मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब जब कंपनी साल खत्म हो जाता है तो इंटरेस्ट जो पे करती है ना कंपनी इस पैसे पे, वो उस इंटरेस्ट को कंपनी क्या कहती है, डिविडेंड कहती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब जरा मैं इसको अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से वो करते हैं, शो करते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है और उसने अपने मेमोरेंडम में एमओए के अंदर इसने लिखवाया 12 लाख। इसका मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये 12 लाख रुपए के शेयर कैपिटल शेयर इशू कर सकती है। अब जरा समझो, शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि वो जो नोट मैंने छापे थे ना, वो नोट देना किसी को। तो शेयर इशू करते हो तो पैसे आपके पास आते हैं, ये अपने दिमाग में बना लो। कहीं ऐसा ना लगे कि शेयर इशू करने का मतलब पैसा दे रहे हो आप, पैसा नहीं दे रहे हो आप, लोगों को शेयर दे रहे हो, उसके बदले लोग आपको पैसे दे रहे हैं।
समझ में आया? तो कंपनी 12 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है जी। देखो ये किस तरीके से, अब जो आप 12th क्लास में जो पढ़ते हो ना, बैलेंस शीट बनाते हो, जो बैलेंस शीट अभी आप लोगों ने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में थे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है, उसी पार्टनरशिप में ही चलती है। एक्चुअल में जो बैलेंस शीट होती है वो शेड्यूल 4 के तहत चलती है, जो कंपनी एक्ट का है। ठीक है, उसके तहत जो बैलेंस शीट बनती है वो कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं, जो लायबिलिटी वाला पक्ष होता है। ठीक है, ऊपर लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे लिखा जाता है एसेट्स। एसेट्स में सारी की सारी एसेट्स आ जाती है इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर एक लाइन का फॉर्मेट फिक्स्ड है। जैसे आप लोग अभी तक बैलेंस शीट बनाते थे, उसके अंदर किसी भी चीज़ को कहीं पर भी फेंक देते थे, बस एसेट साइड होना चाहिए, लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड होना चाहिए, कोई भी चीज़ कहीं चली जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है और उसके अंदर एलिमेंट है और वो वहीं जाते हैं। ऐसा क्यों करा गया है? ताकि आप इजीली किसी एक कंपनी और किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट को बगल में रख करके कंपैरिजन कर सकते हो उससे। समझ में आया? तो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये फॉर्मेट में जो है बनाया गया है। ठीक है जी। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो है डिटेल अमाउंट होता है और उसके बाद टोटलिंग करके यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। ये डबल कॉलम डेबिट क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ये बस क्या है, 2 कॉलम में है, एक में डिटेल रहता है, उसके बाद जो है फाइनल अमाउंट यहाँ डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका बैलेंस शीट तैयार होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं बात कर रहा हूं इस वाले पोर्शन की। यहां पर आएगा सबसे ऊपर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब आप एक चीज समझ लीजिए, कंपनी के पास शेयर 2 तरीके के होते हैं। पहला शेयर जो है वो होता है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रीफरेंस शेयर। अब मैं डिफरेंस नहीं बताने वाला हूं, पूरी 11th क्लास पढ़ाई है यही। ठीक है, इसमें राइट्स कम मिलते हैं, इसमें राइट्स इक्विटी मेन मालिक होते हैं, ये मेन मालिक नहीं होते कंपनी के। समझ में बात? ठीक है, बाकी होते दोनों शेयर्स हैं। ठीक है जी। तो अब जरा बात करते हैं कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे ऊपर शेयर कैपिटल लिखा आपने। अब शेयर कैपिटल में दोनों से मिला हुआ पैसा टोटल करके आपने यहां डाल देना है, यहां पर डाल देना है। इसको डालने के बाद अब जैसे मान के चलिए यहां पर आपने डाला है 8 लाख रुपए, ये वाला मतलब कहने का है कि आपने मार्केट से शेयर कैपिटल के हिसाब से शेयर से कितना पैसा उठाए हुए हैं, 8 लाख रुपए उठाए हुए हैं। अब ये 8 लाख रुपए का जो कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन आपको बाइफॉर्केट करके, तोड़ करके आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। यहां पर आपने सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, शेयर कैपिटल। और क्योंकि ये कैश या बैंक के फॉर्म में पैसा आएगा आपके पास, तो आपके कैश में भी रिफ्लेक्ट करेगा ये, या बैंक में भी रिफ्लेक्ट करेगा ये, है ना। तो बैंक में भी आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर 8 लाख रुपए दिखा दोगे। अब ये 8 लाख रुपए के अंदर क्या क्या है, 8 लाख में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो उनको भी डिटेल में दिखाना पड़ेगा। तो उसके नीचे जैसे ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, इसके नीचे बनता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से डबल कॉलम, 2 कॉलम रहते हैं इस तरीके से। बस क्या करना होता है कि यहाँ पे एक कॉलम और बना दिया जाता है, उसमें नोट नंबर 1 डाल देते हैं कि शेयर कैपिटल क्या, और उस नोट नंबर 1 को मैं यहाँ डालूंगा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, इसको जो है और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एक्सप्लेन जिस तरीके से करा जाएगा उसको हमें अच्छे से याद करना है। ये कौन कौन सी चीजें आती है एग्जाम में, ये एक्सप्लेन करने के लिए, कई बार रिप्रेजेंट करने के लिए दे देता है कि आप बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट में तो एक्चुअली सिर्फ एक ही एंट्री जा रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें नहीं है। मेन चीज ये नोट्स टू अकाउंट बनाने की, यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है अच्छे से। अब यहाँ क्या लिखना है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, देखो जी, अभी किसी बुक खोल रखी थी मैंने, थोड़ी सी कहानी और बताता हूँ, उसके बाद बात करेंगे ना, कैपिटल और बताएंगे। हाँ जरा समझिए,
तो कैपिटल इशू करने की बात हुई थी, हम लोगों का जो एग्जांपल था उसके अंदर क्या था कि 1 लाख रुपए अगर चाहिए आपको, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया था, 10,000 @ 10। ठीक है, अब मान के चलिए जो प्रोजेक्ट है हमारा, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आई बात? हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 लाख रुपए की है। ठीक है, क्या चीज़? 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 10 लाख शेयर तो इशू कर दिए, तो जैसे ही 10 लाख शेयर इशू करोगे तो आपके पास तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। वो 4 लाख रुपए फाइनेंस मैनेजर क्या कहेगा कि ये तो वेस्ट ऑफ फंड है, आपने अपने प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा उठा लिया। समझ में आई बात? या फिर ये कह लो कि आपके जो 6 लाख रुपए लगने थे, वो 6 लाख रुपए भी धीरे धीरे करके लगने हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अभी 2 लाख रुपए लग जाएंगे, फिर उसके 1-1.5 साल बाद लगेंगे उसके अंदर फिर 2 लाख रुपए, फिर 1-1.5 साल बाद लगेंगे 2 लाख रुपए। तो अभी से 6 लाख उठा के करोगे क्या? आई बात समझ में? क्योंकि जितना पैसा उठाओगे उतने पे डिविडेंड देना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? तो एक और ऑप्शन आया इसके बाद। क्या ऑप्शन आया कि आप 10,000 शेयर इशू कर दो, पर पूरे 10 रुपए किसी भी शेयर से मत मांगना। किसी भी शेयर होल्डर से जिसके पास शेयर हैं उससे पूरे 10 रुपए मत मांगना। इसको बाई फॉरगेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको 3 किस्त बना लेते हैं, 2 रुपए की, 4 रुपए की और फिर 4 रुपए की। समझ में बात? जिस दिन इसे करूंगा शेयर, जिस दिन आपके हाथ में पकड़ाऊंगा उस दिन बोलूंगा लाओ भैया 2 रुपए दे दो, पहले 10 रुपए मत दो, 2 रुपए दे दो। तो अगर फिजा ने मेरे से 50 शेयर खरीदे हैं तो 50 शेयर के हिसाब से सिर्फ 2 ही रुपए मांगूंगा। 10 रुपए मांगने चाहिए थे वैसे मुझे, 10 रुपए का एक शेयर दिया मैंने, पर शेयर तो मैंने 10 रुपए का दिया है, पर मैं मांग कितने रहा हूँ, सिर्फ 2 रुपए मांगूंगा, तो 100 रुपए इनसे ले लूंगा। और ऐसे करते करते जब सबसे आएंगे पैसे तो 10,000 × 2 20,000 रुपये आ जाएंगे। इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। क्या चीज़? नहीं, जितने की पेमेंट ले रखी उतने पे तो डिविडेंड दूंगा, तो ये भी तो फायदा हो रहा है ना हमको। ठीक है, तो अब 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये जो है आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब फिर देखो दोबारा से करना है 10,000। अब मैंने बोला कि भाई अब जो अगले पैसे मांगूंगा ना 6 महीने बाद मांगूंगा, तो 6 महीने बाद जब मैं सबसे बोल दूंगा भाई हाँ तुम्हारी डेट आ गई है, आकर के सब कंपनी में अपनी अपनी किस्त का 4-4 रुपये जमा करा के जाओ। समझ में बात? तो फिर क्या करेंगी, 50 शेयर खरीदे थे 4 रुपये के हिसाब से, कितना 200 रुपये, 200 रुपये जाकर के जमा करा देंगे। ऐसे सारे जितने भी शेयर होल्डर है सब अपने अपने पैसे जाके जमा करा देंगे। आई बस में? तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा इस बार आ जाएगा कितना, 40,000 रुपये आ जाएगा, और फिर अगली बार में 40,000 रुपये आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। अगर कंपनी को पूरे 10 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए थे तो 10 लाख रुपए एक बार में भी मांग सकती थी कंपनी, पर अगर कंपनी को इंस्टॉलमेंट में चाहिए थे तो वो इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती थी। आई बात समझ में? अब जरा समझो कि अब जब किस्तें बनने लग गई तो दिक्कतें आने शुरू हो गई। यहां पर पूरे पैसे देंगे तभी जाके शेयर दूंगा, नहीं तो शेयर ही नहीं दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 रुपए मांगूंगा, 2 रुपए दोगे तभी तो शेयर दूंगा। अब मैंने फिर को शेयर दे तो दिए, यहाँ पे ये वाली किस्त देने का टाइम आया तो भाग गई हो, बोले बजट थोड़ा खराब है मैं दे नहीं पाऊंगी ये पैसे। समझ में आई बात? तो पैसे नहीं दे पाओगे तो मेरे पास पैसे कुछ कम पड़ेंगे, मतलब पेंडिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या जाएगा, पेंडिंग। ठीक है, अब फिर जरूरत पड़ेगी अगली शेयर पर, फिर जाने वाला अभी भी नहीं है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो ये मेरे को पैसे दे जाएं इकट्ठे विद इंटरेस्ट करके, नहीं दे रहे अगर ये, तो होगा क्या, इनके शेयर कर दूंगा कैंसिल। समझ में आई बात? और शेयर कैंसिल करके मैंने दे दिया दिव्या को पूरे शेयर, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में डिस्काउंट करके, और हो सकता है प्रीमियम पे भी दे सकता हूँ 12 रुपए पे। समझ में बात? वो कितने भी दे सकता हूँ, मतलब उनके पास से शेयर कैंसिल कर दे। शेयर कैंसिल करने का मतलब तरीका ये हो गया कि वो उसमें जो शेयर का जो नंबर होगा, जैसे नोट पे नंबर होता है, हर नोट पे अपना सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर का शेयर अपने कंप्यूटर में डाल के इनका नाम कैंसिल कर देंगे और नया प्रिंट आउट निकाल करके इनको दे दिया जाएगा। कम शेयर भी तो बना सकते हैं, जैसे 150 शेयर खरीदा तो 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपये हो जा रहा है, तो उसे 10 भी तो कर सकते हैं, 100 रुपये का 10 शेयर बना देंगे। कर सकते हो, कहाँ मना कर रहा हूँ। शेयर सिर्फ 10 रुपये का ही थोड़ी ना होता है, 50 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, जितने का मन करे उतना बना लो। ठीक है, पर फेस वैल्यू जनरली 10 रुपये का ज़्यादा बनता है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल में 10 ले लिया। ठीक है ना? तो क्या है, हम लोग उसके फॉरफिट भी कर सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें चल रही होंगी तो इसके बीच में तो कई सारे साल आ गए ना,
कई ईयर्स की बात हो रही है ना, पहले ईयर में, दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में, इस तरीके से। तो बैलेंस शीट तो हर साल बननी है। जब बैलेंस शीट एंड बनेगी तो उस टाइम पे कुछ पैसे मिल गए हैं, कुछ पैसे नहीं मिले, तो शो तो करना पड़ेगा आपको। तो उसको शो कैसे करना है, नोट्स टू अकाउंट के अंदर। आपके टोटल पैसे जो आ रखे हैं वो यहाँ लिख देना, वो डिटेल यहाँ पर आएगी। अब ये डिटेल किस तरीके से आएगी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वही एंट्री करानी है, ठीक है जी। तो मैं नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो लिखूंगा ना, सिर्फ वो बता रहा हूँ, ये तो आपका बैलेंस शीट में यही रहेगा, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल सुन लीजिए जरा। ऑथराइज्ड कैपिटल में आप डालोगे कितने, 12 लाख रुपए, है ना। हमारे एग्जांपल में 12 लाख था। अच्छा क्वेश्चन ही उठा लेते हैं जरा, ठीक है, यहां से सही रहेगा। एग्जांपल दे रखा है, फॉलोइंग एग्जांपल विद इमेजिनरी हाउ नोट्स टू शेयर कैपिटल प्रिपेयर। किस तरीके से, नहीं, एग्जांपल 2 देखेंगे। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 1.5 लाख रुपए की। तो 1.5 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है, 10 ईच है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, यहां पे लिखूंगा 1.5 लाख रुपए, ठीक, और यहां लिखूंगा मैं 15,000 @10, है ना, @10, क्योंकि 10 रुपए का एक था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट हैज कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू द शेयर 10 रुपीज। इस वाले केस में कह रहा कि पूरे 10 रुपए मांग लिए हैं, समझ में आई बात। तो इसे कहते हैं कॉल्ड अप, ठीक है। अच्छा, जब 10 रुपए मांग लिए और इशू कितने किया, रिसीव द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल 3। एक सेकेंड, अच्छा एक लाइन छूट गई थी। कह रहा है 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर दिए गए थे। तो 15 लाख था, 1.5 लाख, अच्छा 1.5 लाख जो शेयर थे, तो यहां पर आएगा 15 लाख, ठीक है। और उसमें से कह रहा है कि 10 लाख इक्विटी शेयर जो है वो इशू किए हैं मार्केट में। हमारी अथॉरिटी कितने की थी, 15 लाख की अथॉरिटी थी, पर हम लोगों ने 10 लाख ही इशू किया है। तो आप लिखोगे यहां पे इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, समझ में आ रहा है। इशूड कैपिटल किसे कहेंगे, जितना मार्केट में इशू किया गया है, ठीक है। तो इशू किया गया कितना, 1 लाख शेयर ना, 1 लाख शेयर @10, तो आपका आएगा यहां पे 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए पूरे हमने मांगे थे, क्योंकि 10 रुपए पूरे मांग लिए थे, ठीक है जी। इट हैज कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर 10 एंड रिसीव द अमाउंट, सारे पैसे मिल भी गए, ठीक है। 3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर होल्डरों ने 3 रुपए नहीं दिए। 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, मतलब 7 रुपए दे दिए हैं, ठीक है। नॉन एज द कॉल्स इन एरियर, ठीक है। शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जरा देखो जी हुआ क्या, इशूड कैपिटल हो गया। अब इशूड के बाद आप लिखोगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड, अथॉरिटी इशूड, कितने बिक गए, तो पूरे शेयर बिक गए थे। तो आपने यहां पे लिख देना है 1 लाख @10, 10 लाख के ही क्या है मेरे पास, सब्सक्राइब भी है, ठीक है, 10 लाख के सब्सक्राइब भी हैं। उसके बाद क्या करोगे कि सब्सक्राइब्ड, अगला लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। समझो क्या है, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे। कह रहा है कि 10,000 लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए, 10,000 लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए। टोटल कितने इशू किए थे, 1 लाख इशू किए थे। 1 लाख में से 90,000 ने पूरे दे दिए होंगे, इसका मतलब यही हुआ ना, 90 ने पूरे दे दिए होंगे। तो 90,000 अच्छा नॉट फुल्ली पेड अप है ना, तो यहां पे 10 आएगा, ठीक है ना, यहां पर 10 आ जाएगा। तो 10 वालों ने, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप। तो नॉट फुल्ली पेड अप कितने दिए होंगे, इनका बनता था, एक सेकेंड, इनका बनता था कितना, 1 लाख रुपए बनता था, ठीक है। माइनस कर देते हैं हम लोग, ये माइनस करके दिखाए, हाँ तो दिखा देते हैं, लेस कर देते हैं, कितना, 3 रुपए नहीं दिया,
जो पैसा नहीं मिला होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर दिखा देंगे, कॉल्स इन एरियर 10,000 @ 30,000। समझ में आई बात, ठीक है। 70,000 रुपये यहाँ पर डाल दिए। अब जरा देखो उसके बाद क्या करना है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, वही मैं ऊपर ही लिख रहा था, वो पहले लिखना था, ये बाद में लिखना था। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ऊपर लिखना था और ये बाद में लिखना था। उस चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट में कोई गड़बड़ वाली है, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो भाई 90,000 लोगों ने पूरा पैसा दिया है @10, कितना आएगा 9 लाख आएगा, है ना। तो टोटल आपके पास पैसा कितना आएगा 9 लाख और 9,70,000। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, ये तो आपको शो करने, सिर्फ प्लस नहीं करने, पैसे आपके पास ये आए हैं, ये प्लस कर दोगे आपका, ये आपका सब्सक्राइबर एंड फुल्ली पेड अप आ गया, ठीक है जी। जितना आपको शेयर कैपिटल से पैसा आया, तो ये 9,70,000 रुपये कहाँ लेकर के जाओगे आप, यहां पर लेके जाओगे शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से 9,70,000 और बैंक में भी 9,70,000। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी अगर शेयर कैपिटल के पैसे मांग रही है तो मांगती कैसे, जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और उसने इशूड 1 लाख शेयर @10 ईच, इस तरीके से मांगे हैं, ठीक है। और अमाउंट रिसीव इन लमसम, लमसम का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, लमसम मतलब पूरे 10 रुपए इकट्ठे मांग लिए गए। तो एंट्री क्या बनेगी 10,000 × 10, 1 लाख × 10, 10 लाख रुपए तो आएंगे। एंट्री बनेगी, देखो पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहले अगर किसी से पैसे मांगते हो तो 10 रुपए का शेयर है और उसके अगर मैंने 4 किस्तें बनाई हैं, तो जो पहली किस्त होती है इसको ऐसे लिखते हैं, 10 रुपए की किस्त है और उसको मैं अगर तोड़ के लिखता हूँ 2 4 4 3 1, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो जो ये बनेगा, इसको पहली किस्त को हम कहते हैं एप्लीकेशन। और फैक्ट बात ये है कि एप्लीकेशन मनी जो होता है वो उसे हम टोकन मनी कहते हैं। तो अगर आप जमीन खरीदने जाते हो तो आप स्टार्टिंग में कुछ बयाना दे के आते हो, टोकन मनी दे के आते हो, तो क्या टोकन मनी देते ही आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, नहीं मिलती है। मतलब कहने का इस टाइम पे आपको शेयर नहीं मिलते हैं। उसके बाद आता है अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी, इस टाइम पे आपको शेयर हाथ में मिल जाते हैं, जैसे ही आप अलॉटमेंट मनी देते हो शेयर हाथ में मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फाइनल कॉल भी हो सकता है और डायरेक्ट फाइनल कॉल भी हो सकता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितने किस्तों में पैसे मांग रही है, 4 में भी मांग सकती है, 5 में मांग सकती है, 3 में भी, 2 में भी और 1 में भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल कॉल, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो एक ही किस्त में मांग रही है तो एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, और 2 में मांग रही है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब कहने का है कि एप्लीकेशन की एंट्री तो हर केस में ही होनी है। क्या हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री तो हर केस में होगी। तो जरा एंट्री इस वाले की करते हैं हम लोग। तो एंट्री क्या होती है, देखो पहले में क्या होता है कि टोकन मनी में कोई भी काम बाद में करा जाएगा, पहले आप मेरे को पैसे दो। तो इस वाले में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि रिसीव की एंट्री पहले करते हो और ड्यू उसे बाद में करते हो। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, कितनी भी किस्तें होंगी, उसमें पहले आप ड्यू करोगे, मतलब बोलोगे कि भाई पैसे बन गए, फिर वो बंदा आपको दे करके जाएगा तो आप रिसीव करोगे। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले ड्यू करोगे और फिर रिसीव करोगे। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब पहली किस्त में ही एक ऐसा होता है कि आप बैंक वाली एंट्री पहले करते हो, मतलब रिसीव पहले कर लेते हो। बैंक वाली एंट्री को रिसीव वाली एंट्री कहते हैं, ठीक है, और दूसरी वाली ड्यू वाली एंट्री होती है। तो एंट्री होगी क्या,
अगर लमसम में मांग रहा है तो एक ही किस्त में सारे पैसे मिल जाएंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर लिखोगे आप, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट रहेगा आपका 1 लाख ना, 10 लाख, जो भी अमाउंट बनेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, 2 किस्तों में एंट्री आपकी खत्म। हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री बनेगी, याद रहे हमेशा, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री बनेगी, एक ड्यू और एक रिसीव। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर 4 किस्तों में मांग रहे तो 8 एंट्री बनेगी। आई बात समझ में? तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि आपकी 8 एंट्री तो कम से कम बनी रही है हर क्वेश्चन के अंदर, अगर 4 ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं तो। फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर लमसम में था, तो लमसम में एक ही किस्त में पूरे पैसे मांग लिए जाते हैं, तो एंट्री बनेगी, मतलब कि उसी समय मैं एप्लीकेशन के पैसे भी ले लूंगा और उसी समय शेयर भी अलॉट कर दूंगा, इस वजह से एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लिख रहा हूँ। आई बात समझ में? आप शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, खाली जैसा नाम दे रखा क्वेश्चन के अंदर उस तरीके से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो बैंक में पहले पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये एक तरीके का शेयर कैपिटल का एक बॉक्स है, शेयर कैपिटल का एक बॉक्स है, बट लोग शेयर कैपिटल में डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे हैं, वो पहले दे रहे हैं एप्लीकेशन के पैसे, है ना, फिर अलॉटमेंट के पैसे, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे और फिर फाइनल कॉल के पैसे। तो पहले बैंक से पैसा यहां आएगा, फिर यहां से पैसा यहां जाएगा, बैंक से पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, बैंक से यहां, फिर यहां से यहां ऐसे, फिर यहां से यहां और इस तरीके से ऐसे, मतलब इनसे होते हुए पैसा यहां जाता है। मतलब सारा पैसा जाना शेयर कैपिटल के अंदर ही है। तभी तो आप लोगों ने लास्ट में बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में टोटल करके डाल दिया था 9,70,000 रुपए। समझ में आई बात? तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक बार रिसीव करने की एंट्री और फिर उसको वहां पे ट्रांसफर करने की एंट्री करते हो। तो बैंक की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में आ गया, ये शेयर एप्लीकेशन में आ गया। अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे तभी तो ये खत्म होगा, तो इन दोनों का एडजस्ट करते हैं तो ये डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एंट्री खत्म हो जाएगी, बैंक से डायरेक्ट शेयर कैपिटल में पैसे आ गए। आ गई बात समझ में? ये लॉजिक है आपका। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं किस्तों में ले रहा होता तो एंट्री क्या करता? देखिए जी, तो पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि जनरल एंट्री है तो बीइंग लिखना ना भूलें। ठीक है, और पूरे साल में यह याद नहीं कराता रहूंगा आपको, ठीक है, कि एग्जाम के बाद आकर के फिर रो रहे हो तुम यहाँ पे। ठीक है ना? तो कितना आएगा आपका? यहां पर आएगा सिर्फ 2 रुपए है, तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए की एंट्री होगी। समझ में आई बात? है ना? ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देखो एप्लीकेशन को ऐप लिखा हुआ है, शॉर्टकट आप लोग मत यूज करना, ठीक है, नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, और शेयर को शेयर ना लिखे, इक्विटी शेयर लिखे पूरा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका एक किस्त। फिर अलॉटमेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें बैंक वाली एंट्री पहले हुई थी और ड्यू वाली एंट्री बाद में। अब से क्या करूंगा, क्योंकि अब तो मैं उसको जानता हूं, तो पहले बोलूंगा बाद में पैसे मिलेंगे, है ना। तो ड्यू वाली एंट्री पहले, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब अलॉट कर दिया, शेयर अलॉट करेंगे इस टाइम पे हम लोग। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा आपको कितना, 4 रुपए की है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 4 लाख रुपए ना। ठीक है जी, ये आपकी एक और किस्त हो गई। उसके बाद फाइनल कॉल की कर लेते हैं। तो फाइनल कॉल की एंट्री में पहले ड्यू वाली एंट्री, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अच्छा, फर्स्ट कॉल है, चलो मैं इसी को फाइनल बना देता हूं। ठीक है, अब 3 ही किस्त में खत्म हो जाएगी हमारी, 2, 4
और ये फिर इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख से एंट्री, ठीक है। और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है जी। ये आपकी 2 एंट्री 3 किस्तों में कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? 4 होगी तो 4 किस्तों में करोगे, 5 होगी तो 5 किस्तों में करोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग केसेस करते जाएंगे। तो हमारे 2 केसेस हो गए आज, एक लमसम का केस हो गया और एक इंस्टॉलमेंट मेथड का केस हो गया, ठीक है जी।